व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक। इसमें क्या है, इसमें आप पढ़ोगे भारत पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, आंदोलन, ये सब आप इस बुक में पढ़ने वाले हो। सबसे पहला चैप्टर इसमें आता है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, मतलब राष्ट्र को बनाने की चुनौतियाँ। ठीक है, जो भी आज हम लोग जी रहे हैं, एक राष्ट्र बन के जो हम जी रहे हैं उसको कैसे बनाया गया, वो हम इस चैप्टर में, इस पूरी बुक में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रात को एक बहुत प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसको किस नाम से जाना गया, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जो है इस भाषण को है जाना गया। जब 14-15 अगस्त की आधी रात को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो जो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो उन्होंने जो है एक भाषण दिया, और उस भाषण को किस नाम से जाना गया, भाग्य वधु से चित प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। जो जब हम आज़ाद हुए तो उस समय हमारे सामने दो बातों पर सबकी सहमति थी, मतलब आज़ादी के बाद सबकी दो बातों पर सहमति। सबसे पहला, लोकतंत्र शासन चलाया जाएगा, मतलब लोकतंत्र, लोगों का जिसमें राज हो, ऐसा शासन चलाया गया जाएगा, और सरकार जो है वह सबके भले के लिए काम करेगी, किसी एक विशेष व्यक्ति समूह के लिए काम नहीं करेगी। दूसरा, 1947 का साल जो है बहुत हिंसात्मक था और दुख भरा साल था, क्योंकि आप लोगों को हमारी हिस्ट्री पता ही होगी। ये बुक, चलो आपने ये बुक पहले नहीं भी पढ़ा होगी तो सबको पहले पता है कि हमारे देश का विभाजन हुआ। विभाजन बोलने में तो आसान वर्ड लगता है, बट लेकिन ये जो विभाजन हुआ था ये काफ़ी हिंसात्मक हुआ था। सबसे पहला, आज़ाद भारत के समक्ष जो है 3 चुनौतियाँ थी। पहली, एकता के सूत्र में देश को बांधना, कि सब सब एक होकर रहें, सबको एकता के सूत्र में बांधना। हमारे देश में इतनी विविधता है, मतलब इतने तरीके की संस्कृतियाँ हैं, इतने तरीके के धर्म हैं, तो इन सबको हम एक बनाकर कैसे रखें। और यह अलग अलग भाषा है, जाति है, धर्म है, रंग रूप है, परंपराएं, इन सबको हम एकता के सूत्र में, मतलब एक करके कैसे रखें, ये सबसे पहली चुनौती थी। दूसरी, लोकतंत्र कायम करना, कि सरकार के सामने सफलतापूर्वक कि हम ऐसा कैसे करें, क्योंकि आजकल आपको पता है लोकतंत्र से पहले राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें एक राजा होता था, वह अपना शासन चलाया करता था। पर लोकतंत्र में क्या है, लोगों का राज है, तो हम इसको लोकतंत्र को कैसे बनाए रखें। ठीक है। दूसरी चुनौती, सारे समाज का विकास कैसा हो। तो तीसरी चुनौती कि सारे समाज का विकास कैसे हो, मतलब देश में अब इस प्रकार का शासन चलाता है जिससे समूचे समाज का विकास हो, समाज में सबको समानता मिले। ठीक है। सामाजिक रूप से वंचित तबकों, धार्मिक, संस्कृत, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए, और जिनकी संख्या कम है उनको भी सुरक्षा मिले। अब तीसरी चुनौती ये थी कि सारे समाज का विकास होना चाहिए, किसी एक विशेष समाज का नहीं होना चाहिए। अब चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी जगह से हो, सबको जो है बराबर अधिकार और सारे समाज का बराबर विकास होना चाहिए। ठीक है। ये तो थी 3 चुनौतियाँ। अब 1947 में विभाजन के कारण एक नहीं 2 राष्ट्र अलग हुए, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। ये दोनों क्या है, अब अस्तित्व में आ गए। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। जो ब्रिटिश इंडिया ने, उन्होंने उसको भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत किया। द्विराष्ट्र, इस सिद्धांत के अनुसार भारत के किसी एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौम का देश है, हिंदू और मुस्लिम। जो मुस्लिम लीग थी उसने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि 2 कौमों का देश है, कि भारत के अंदर कोई एक ही समुदाय, मतलब एक ही वो नहीं है, इसमें हिंदू और मुस्लिम नाम से 2 कौमों का देश है। इस कारण मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग और हिंदुस्तानियों के लिए मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक अलग देश की मांग की, तथा द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध जो है कांग्रेस ने किया। ठीक है। वेट, मुसलमानों ने जो है अपने लिए मुस्लिम लीग की बात की। ठीक है। उन्होंने अपने लिए जो है एक अलग देश की मांग की, जिसको द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है, मुसलमानों ने कहा कि भारत, मतलब जो भारत है वो किसी एक कौम का नहीं है बल्कि वह 2 कौम का देश है। ठीक है। उसमें मतलब एक नहीं 2 कौमें हैं। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम। अब दोनों, और उन्होंने कहा कि अब हमें जो है एक अलग देश चाहिए इसके। ठीक है। मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक अलग देश की मांग की, और इसको द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा गया।
और इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है विभाजन किस तरीके से होगा। फैसला यह होगा कि इंडिया दो भाग भारत और पाकिस्तान में बढ़ जाएगा। बंटवारा धार्मिक जनसंख्या के आधार पर हुआ, कि जो धार्मिक जनसंख्या उसके आधार पर हुआ। अब जहाँ मुसलमान अधिक होंगे वह पाकिस्तान होगा और जहाँ हिंदू ज़्यादा होंगे वह भारत बनाया जाएगा। ऐसे दो राज्य हैं जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, और मुस्लिम कहाँ पे, जैसे पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। अभी है समस्या थी कि इन्हें जोड़ा कैसे जाए। अब आता है ऐसे दो राज्य थे जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, एक पूर्व और दूसरा पश्चिम। समस्या ये थी कि उनको जोड़ा कैसे जाए। फैसला यह हो कि पाकिस्तान दो बनाए जाएंगे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, वैसे वो तो थे मुसलमान पर, लेकिन वह सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो है बहुत ज़्यादा विरोध किया कि यह बिल्कुल गलत है। पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम थे, और फिर फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या पर होगा और इसमें जिले अथवा उसके निचले स्तर प्रशासनिक आधार पर होंगे। पंजाब और बंगाल के इलाके थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम थे। ठीक है, गैर मुस्लिम थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो मुस्लिम नहीं थे और कुछ मुस्लिम थे। फिर फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या पर होगा और इसमें जिले और उसके निचले स्तर पर प्रशासनिक आधार भी होंगे। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को यह फैसला नहीं हो पाया। आज़ादी के दिन लोगों को यह नहीं पता था कि वह भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ, क्योंकि जब ये लोग आज़ाद हुए, मतलब जब से इन लोगों का विभाजन हुआ, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ था। अल्पसंख्यकों, मतलब जो बहुत कम संख्या थे, उनकी समस्या ये थी कि क्योंकि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक की समस्या सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि सीमा मतलब जो भारत और पाकिस्तान की सीमा थी, जहाँ कहा गया कि नहीं, जहाँ ज़्यादा मुस्लिम है वहाँ मुसलमान रहेंगे, वो हो जाएगा पाकिस्तान। पर लेकिन अल्पसंख्यक भी तो थे, तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ क्या थे, अल्पसंख्यक थे। अब पाकिस्तान है, वहाँ लाखों हिंदू और सिख के, ठीक इसी तरह भारत में पंजाब और बंगाल में लाखों की संख्या में मुस्लिम थे। लोग अपने ही घर में विदेशी बन गए थे। जिस धरती पर जहाँ पर उनका घर था, जहाँ वो सदियों से रह रहे थे, उनके पूर्वज रह रहे थे, अब वही उनसे छीन गया। अपने ही देश में सब पराये हो चुके थे। दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। जहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे वहाँ मुस्लिमों को मारने लगे, और जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ हिंदुओं को मारने लगे। अब क्या हुआ, जहाँ अल्पसंख्यक थे, मतलब थोड़े से, अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम है तो वह लोग जो है, हिंदू जो है वो मुसलमानों को मारने लगे, और जहाँ पे थोड़े से मुस्लिम हैं वहाँ पे भारत के लोग मारने लगे। ठीक है, मतलब ऐसा था कि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, ठीक है, वहाँ भारत ने हमला किया, और मतलब भारत के जो लोग थे उन्होंने मारा पाकिस्तान के लोगों को, और जहाँ पर क्या थे, भारत के थे, वहाँ पे पाकिस्तान ने उनको मारा। तो उनके पास एक ही रास्ता था, देश छोड़कर अपनी जान बचाए, जो अल्पसंख्यक थे। ठीक है, मतलब ऐसा तो बोला गया कि एक पूर्वी पाकिस्तान होगा, एक पश्चिमी पाकिस्तान होगा, पर लेकिन वहाँ पर भी तो हिंदू थे। भारत और पाकिस्तान तो हो गए अलग अलग, पर वहाँ पर भी तो हिंदू थे, वहाँ पे भी तो मुस्लिम थे। ठीक है, कई बार जगह खाली करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कम समय दिया जाता था। अब विभाजन के क्या क्या कारण हुए, लोगों को मजबूर होकर अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा, बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार हुआ, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। अब लोग दुश्मन बन गए थे, जो एक साथ रहते थे, एक ही आंगन में एक साथ रहते थे, वो भी अब एक दूसरे के दुश्मन हो गए। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारने लगे। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए, लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, मतलब शरण लेनी पड़ी। औरतों ने, जो शरणार्थियों के लिए बनाए जाते हैं वहाँ पर, औरतों ने अगवा किया, उनसे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी, और धर्म जो है उनको बदलना पड़ा। औरतों को अगवा किया और उनसे ज़बरदस्ती शादी की, ठीक है, और उनको अपना धर्म जो है बदलना पड़ा। कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद के घर बहू बेटियों को ही मार डाला। ठीक है, वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी टाइपराइटर पुलिस के भी बंटवारे हुए। ठीक है, 80 लाख लोगों को घर छोड़कर उनके सीमा पर आना पड़ा। 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद भी उस वक्त देश की आबादी में कुल 12% ही मुसलमान थे। जिस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में भारत के मुसलमान के हित के लिए बनाई गई थी, पर अब अलग देश की मांग जो है उन्होंने शुरू
कर दी थी। अब रजवाड़े तथा इनका भारत में विलय। आपको पता है पहले लोकतंत्र शासन नहीं था, पहले राजतंत्र था, राजाओं का शासन था। तो सबसे पहले रजवाड़े होते थे। और अब बात आती है कि आखिर अब तो नहीं है, तो आप लोग ये सोचो कि वो राजा कहाँ गए, वो कैसे, मतलब रजवाड़ों का मतलब जो जो राजाओं के पास हिस्से थे अब उनका भारत में विलय कैसे हुआ। देश के छोटे बड़े आकार के ऐसे राज्य जहाँ राजाओं का शासन था उन्हें रजवाड़े कहा जाता था। इन राजाओं ने अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर रखी थी। रजवाड़ों की संख्या 565 थी। ब्रिटिश इंडिया के दो हिस्से थे, जिसमें अंग्रेज द्वारा शासन होते थे तथा दूसरे हिस्से में रजवाड़े मतलब राजा शासन चलाते थे। ब्रिटिश इंडिया के दो हिस्से थे जो जिसमें अंग्रेज, एक में अंग्रेज शासन चलाते थे और एक में राजा। ठीक है। रजवाड़ों की विलय की समस्या। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा था कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से आज़ाद होने जा रहा है। मतलब आज़ादी के पहले तो कहा कि अंग्रेज जो है ब्रिटिश की सत्ता से जो है आज़ाद होने जा रहा है। ऐसे में रजवाड़ों से भी आज़ाद कर दिए जाएंगे। रजवाड़े अपने मर्जी चाहे तो भारत में शामिल होना चाहे वो पाकिस्तान में या फिर वह स्वतंत्र रहे। यह फैसला राजा को करना था, जनता की इसमें कुछ नहीं चलनी थी। अब ऐसे में देश एकता और अखंडता के खतरा मंडरा रहा था। अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते तो न जाने वह कितने देश के टुकड़े हो जाते। श्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को आज़ाद करने को कहा। अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब रजवाड़ों के वल्लभ भाई पटेल जी की भूमिका। जो वल्लभ भाई, यहाँ पे गलती की गई है, स्पेलिंग मिस्टेक है काफ़ी ज़्यादा। तो रजवाड़ों को जो है वल्लभ भाई पटेल जी जो है उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है राजतंत्र को ख़त्म करने में। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा हेल्प की है राजाओं को भारत में विलय करने, रजवाड़ों को ख़त्म करने में, और राजा का जो हिस्सा था उसको भारत में विलय करने में। विलय मतलब ऐड करना या मिलाना। देश के छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की संभावना बनी। ऐसे में सरकार ने कठोर फैसला लिया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि रजवाड़ों को उनकी मनमर्जी का फैसला करने के लिए छोड़ दिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चित्रकारी और सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिला लिया, मतलब भारत में मिला लिया। ज़्यादातर रजवाड़ों की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। भारत का रुख लचीला था, फ्लेक्सिबल था। हमें विभिन्नता को सम्मान देना, वो लोग जो थे, भारत जो था वो विभिन्नता को सम्मान जो है वो देता था। सम्मान में रिस्पेक्ट। रजवाड़ों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जिस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन। उसको जो है वह कहा गया। 4 रजवाड़ों के विलय में कठिनाई। पहला जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कश्मीर और चौथा मणिपुर। हैदराबाद का, अब सबसे पहले बात आती है हैदराबाद का विलय किस प्रकार हुआ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये ना फ़ोन जो है ना ये इस तरीके चला जाता है। सबसे पहले बात आई कि जो हैदराबाद है उसका विलय कब हुआ। हैदराबाद का राजा कौन था, तो हैदराबाद के राजा था निज़ाम। हैदराबाद रियासत बहुत बड़ी थी और यहाँ का शासन कौन था, निज़ाम था। निज़ाम दुनिया के दौलतमंद लोगों में शुमार था। निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद रियासत को आज़ादी रियासत का दर्जा मिले। निज़ाम बहुत अत्याचारी था, वह किसान और महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। जनता ने निज़ाम के खिलाफ होकर आंदोलन शुरू किया। विद्रोह को कुचलने के लिए निज़ाम ने अर्धसैनिक बल भेजे जिन्हें रजाकार कहा जाता था। ठीक है, मतलब अब वहाँ के जो मतलब वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह को, किसान और महिलाओं ने उसका विरोध किया, तो उस विरोध को उसने ख़त्म करने के लिए अर्धसैनिक बल भेजे जिन्हें रजाकार जो है वह कहा जाता, मतलब सैनिक भेजे। ठीक है, रजाकार सांप्रदायिक थे, उन्होंने गैर मुस्लिमों को अपना निशाना बनाया। ठीक है, उन्होंने जो गैर मुस्लिम लोग थे उनको अपना निशाना किया, लूटपाट की, हत्या की, बलात्कार किए। रजाकार जो सैनिक थे। 1948 सितंबर में भारत की सेनाओं ने इन पर हमला किया और कई दिन तक युद्ध चला। बाद में निज़ाम को आत्मसमर्पण। जब ये सब हो रहा था, जब हमारे भारत ने ये सब देखा कि ये सब बहुत गलत है, तो उन्होंने क्या था 1948 में अपनी सेना भेजकर वहाँ पे हमला करवाया हैदराबाद में, और बहुत दिनों तक युद्ध चला और लास्ट में निज़ाम को हार मानकर इस तरह जो है हैदराबाद का विलय जो है भारत में हुआ। नेक्स्ट आता है मणिपुर का विलय कैसे। तो मणिपुर के राजा महाराजा बोधचंद्र सिंह थे। 1948 में जून महीने में चुनाव कराया गया। इस चुनाव के बाद मणिपुर के संवैधानिक राजतंत्र जो है वो कायम हुआ। ठीक है, वहाँ पे चुनाव कराया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे राजतंत्र कायम। मणिपुर की पहली बार सार्वभौमिक विशेषाधिकार अपनाया गया। वहाँ पे सबने वोट दिया।
ठीक है, 18 साल से जो ऊपर थे। मणिपुर के राजा ने आज़ादी के कुछ दिनों पहले भारत के साथ विलय के लिए एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किया। इसके बदलों में उन्होंने आंतरिक स्वायत्तता मतलब खुद के लिए आंतरिक मतलब अंदरूनी स्वायत्तता की मांग की। ठीक है, मणिपुर की विधानसभा ने कहा कि बिना उनकी सलाह मशवरे के राजा पर दबाव बनाकर उन्हें भारत में शामिल करने के लिए राजी किया गया है। ठीक है, जो मतलब मणिपुर की जो विधानसभा थी उन्होंने कहा कि उनकी उनकी सलाह मशवरे के राजा पर दबाव बनाकर उन्होंने भारत में शामिल करने के लिए राजी किया। कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो। ठीक है, लेकिन अन्य पार्टियां नहीं। भारत सरकार मणिपुर को भारत में शामिल करने में सफल हुई, लेकिन यहाँ की जनता आज भी इस बात पर क्रोध और नाराजगी उनको काफ़ी ज़्यादा है। सो इस चैप्टर में इतना ही है। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और एकदम आसान तरीके से बनाया है ताकि जो जो आपके मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सिर्फ वही पढ़ो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो आई थिंक पढ़ने के लायक नहीं होती हैं, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और आसान तरीके से बनाया ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज़।